हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए वालों के लिए जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, राजनीति या फिर एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट यदि आप तैयारी कर रहे हैं बीए की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है टोटल एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि एमसीक्यू एग्ज़ाम अगर देना है तो उसको किस तरीके से हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए इसी को लेकर के आज हम लोग करेंगे चर्चा और आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर भी किया जाएगा विथ एमसीक्यू, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही आपका एमसीक्यू के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और फैक्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा और एक बेहतरीन तरीके के साथ, ठीक है ना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक आपने यदि टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे पेड कोर्सेस आपके लिए जारी कर दिए गए हैं। 100% आपको फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा और फुल स्ट्रेंथ के साथ कराया जाएगा। तो इसी के साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में, यानी जो हमारा ज्योग्राफी होने वाला है एमसीक्यू क्वेश्चन को किस तरीके से हम कवर करेंगे और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लेकर के आएंगे, इस पे हम लोगों को फोकस करना है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसको जो है हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। क्यों मानते हैं, इसके पीछे कारण है। देखिए शुक्र का जो आकृति है, जो आकार है, जो आकृति है, साइज की यदि बात करें तो लगभग वो पृथ्वी से मिलता है, ठीक है ना। जैसे थोड़ा सा हम लोग बात करें सौरमंडल की, तो यहाँ पे अगर हम लोग सूर्य को मान लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा पूरा सौरमंडल बन करके आता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कि ये आपका अगर सन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बुध है, बुध जिसे हम लोग मरकरी कहते हैं, यहाँ पे आपका शुक्र है और यहाँ पे पृथ्वी, यहाँ पे मंगल है, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों जो प्लैनेट्स हैं लगभग एक दूसरे के सिमिलर हैं आकृति के अनुसार, मतलब आकार में अगर देखा जाए तो इनका आकार लगभग क्या है, बराबर है। और यही कारण है कि हम इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं, पृथ्वी की बहन भी मानते हैं, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और यही कारण है, यही कारण कि हम लोग पृथ्वी को जुड़वा ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन में देखिए बुध है तो बुध को वैसे ही हम कट कर देंगे। चूंकि एक चीज और यहाँ पे समझिए, आपको यदि आपको कंप्लीट आंसर नहीं पता है, जैसे 4 ऑप्शन है आपके पास और यहाँ पे आपको ऑप्शन में पता ही नहीं है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, और यदि आपको इस 3 ऑप्शन के बारे में थोड़ा भी अगर जानकारी है तो आप सही आंसर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहीं पे मैं पहले ही तरीका बता दे रहा हूँ ताकि आगे ये चीज़ बताना ना पड़े। देखिए शुक्र ग्रह, चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे बुध ग्रह है, तो बुध सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के एकदम नज़दीक के पास है और पृथ्वी से ये काफ़ी छोटा है, तो ये तो सही होगा ही नहीं। यहाँ तो ये चीज़ें कंफर्म है। और वहीं यदि हम लोग मंगल की बात करें तो मंगल भी काफ़ी छोटा है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और वहीं शनि की बात करें तो शनि तो एकदम आउटर, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आउटर प्लेनेट है, वो पूरा ही बाहर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है आपका ये कहता है कि मंगल, यहाँ पे बुध भी नहीं होगा, मंगल भी नहीं होगा, शनि भी नहीं होगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। और चूंकि आपको अगर सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो पहले तो मरकरी है, मरकरी के बाद जो आपका ये शुक्र है जिसे हम लोग मार्स कहते हैं, सॉरी मार्स नहीं बोलते हैं, और यहाँ पे जो है ये जो अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ के पास जो है ये क्या है, वीनस है, ठीक है ना, जिसे हम लोग शुक्र बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, विच प्लेनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन्स प्लेनेट, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, वीनस, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, ठीक है ना। अभी हमने सोलर सिस्टम के बारे में बताया था, एक बार मैं फिर से बना दे रहा हूं ताकि आपका जो वो कॉन्सेप्ट है एक बार फिर से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखिए
यहाँ पे सोलर सिस्टम की यदि बात करें तो अगर हम लोग यहाँ सूर्य को मान लेते हैं, ठीक है, तो सूर्य के जस्ट पास होता है बुध ग्रह, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं बुध ग्रह। उसके बाद जो है आपका आता है शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी आती है, फिर उसके बाद मंगल आ जाता है। फिर यहाँ पे जो है ये एक लेयर है, और ये लेयर जो होते हैं एक तरीके से होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं की ये लेयर होते हैं, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे जुपिटर और मंगल के जो जुपिटर और मार्स है उसके बीच में होते हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि ये सब के सब इनर प्लेनेट होते हैं और ये सब के सब आउटर प्लेनेट होते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इनर प्लेनेट जो होते हैं ये पूरी तरीके से रॉक से बने होते हैं, और बाहरी जो प्लेनेट्स होते हैं ये सब के सब जो है गैसों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, तो यहाँ पे आप क्या अंदाजा लगाएंगे। आपको अगर सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि जो यहाँ पे मंगल ग्रह है, ये सॉरी मंगल ग्रह नहीं है, बुध ग्रह है, वो यहाँ पे सबसे छोटा ग्रह आपका माना जाएगा। और सबसे छोटा होने के साथ साथ ये जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह भी माना जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है, बुध सबसे पहले नंबर पे आता है, यही सही होगा। शुक्र क्या है, दूसरे नंबर पे आता है। बृहस्पति जो आता है 5वें नंबर पे आता है। किसके अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर हम लोग डिस्टेंस, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम लोग बात करें, दूरी के अनुसार, ठीक है ना, तो दूरी के अनुसार कौन हो जाएगा भाई, दूरी के अनुसार यही हो जाएगा। ये पृथ्वी तीसरे नंबर पे हो जाएगी, बुध जो है पहले नंबर पे हो जाएगा, शुक्र जो है दूसरे नंबर पे हो जाएगा, और बृहस्पति आपका 5वें नंबर पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश में इसको एक बार देख लिया जाए तो कह रहा है विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मरकरी आपका सही आंसर हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है ये, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा अर्थ, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है 1/3 भाग जो होता है, ठीक है ना, 1/3 भाग ये किससे भरा पड़ा है, 1/3 भाग जो होता है वो आपका वाटर, ठीक है ना, वाटर से भरा पड़ा है, पानी से भरा पड़ा है, ठीक है ना। यही कारण है कि हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष से जाकर के अगर हम लोग पृथ्वी को देखेंगे तो ये क्या पूरी तरीके से हमें क्या दिखेगा, नीला दिखेगा। यही कारण है कि हम लोग इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका कारण भी आपने जान लिया, और आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पृथ्वी, अर्थ, ठीक है ना। इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, आपका सही आंसर हो जाएगा अर्थ, ठीक है ना। यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति की सबसे नवीन विचारधारा कौन सी है, ठीक है ना। विच इज द मोस्ट रिसेंट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई विचारधाराएं दी गई हैं, ठीक है ना। और जो सबसे नवीन विचारधारा है वो है आपका बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया है। आपका महाविस्फोटक सिद्धांत जो है, जो महाविस्फोटक परिकल्पना है, ये आपका सही आंसर होगा। क्या गैसीय परिकल्पना सही है, नहीं सही है। निहारिका परिकल्पना सही है, नहीं सही है। धूल तारक परिकल्पना सही है, नहीं सही है। सबसे नवीन परिकल्पना और जो सबसे ऑथेंटिक है, जैसे हम लोग कह सकते हैं सटीक, एकदम सटीक, जिसने ये प्रूव कर दिया कि हाँ इसी तरीके से पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों का भी निर्माण इसी तरीके से हुआ होगा, तो इसको हमने देखा कि जो महाविस्फोटक सिद्धांत है यही ये प्रूव किया था, ठीक है ना। और यही कारण है कि सबसे नवीन विचारधारा और सबसे सटीक और सबसे सुटेबल जो कि ये प्रूव कर पाया कि हाँ पृथ्वी को इसी तरीके से जो है उत्पत्ति हुई होगी, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर महाविस्फोटक सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश में भी आपका निबुला नहीं होगा, बिग बैंग हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी पे
5 महासागर है। महासागर कितने हैं? 5 है, और वो भी 5 जो है मुख्य है। अब आप लोग कहेंगे कि पृथ्वी पे तो 7 महासागर हैं, 7 महासागर नहीं है, पृथ्वी पे 5 महासागर हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें ओवरऑल अर्थ की, ठीक है ना, अर्थ, जब अर्थ की हम लोग बात करते हैं तो अर्थ पे हमारे महासागरों की संख्या कितनी आ जाती है? 5 आ जाती है, ठीक है ना। और वो महासागर अगर हम लोग कुछ इस प्रकार से बना करके देख लें मैप को, ठीक है, अगर हम लोग कुछ इस प्रकार से मैप को बनाते हैं, ठीक है, तो आपका एक महासागर ये हो जाएगा जो यस आकार का होता है, एक जो है अंटार्कटिका होता है। यहाँ पे जैसे ये यहाँ देखिए, यहाँ का जो महासागर है, यहाँ का जो महासागर है, ये सब के सब प्रशांत महासागर हो जाएंगे। ये आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ये जो है यहाँ अंटार्कटिक हो जाएगा, ये आर्कटिक हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका हो जाता है हिंद महासागर हो जाएगा। तो एक हो गया 1, ठीक है, और इधर हो गया 2, और इधर हो गया आपका 3, इधर हो गया 4, और इधर जो ये हिंद महासागर है, अरे सॉरी, हिंद महासागर यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, अर्थ के इंडिया के नीचे, सॉरी, ये जो है अंटार्कटिका महासागर है, ठीक है ना। तो चौथा आपका ये हो गया, और 5वां ये हो गया। तो यही 5 महासागर है हमारे पूरे अर्थ पे, ठीक है ना, पूरे अर्थ पे यही 5 महासागर है जो कि हमें याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश में भी थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि हाउ मेनी ओशियंस आर देयर ऑन द अर्थ, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5, ठीक है ना। शुभम सर, शुभम सर, शुभम सर, शुभम सर, देखिए इसको कट कर दीजिएगा, एडिट कर दीजिएगा। ये यार पीडीएफ में मिस्टेक है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये कैसा पीडीएफ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ पे 5? यहाँ भी सही, हाँ 2 ऑप्शन सेम है। कोई दिक्कत नहीं, वो बोल दिया यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम है, लेकिन आंसर इसका 5 होगा। वहाँ पे कोई और ऑप्शन अपने हाथ से बता दीजिए, 6-7 लिख दीजिए, कर दीजिए 7, बोल समझ लीजिए यहाँ पे का मिस्टेक। हाँ हाँ हाँ, अरे वो थोड़ा सा जो भी है, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं, फिर इसको आप वो रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है ना, कट कर दीजिएगा। शुरू से बनाएंगे? नहीं, शुरू से नहीं बनाएंगे, ये जो अभी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं आप, फिर इसको कर दीजिए। इसी क्वेश्चन को वापस हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सुनिए, इसी क्वेश्चन को वापस हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए देखते हैं हम लोग, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो इसका सही आंसर देखिए, पहले तो आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे ऑप्शन कुछ मिस्टेक हुए होंगे, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका मिस्टेक हो गया है, तो आपको ध्यान देना है। मान के चलिए यहाँ पे हम लोग 7 कर दे रहे हैं, ठीक है ना, कितना कर दे रहे हैं? 7, ठीक है ना, ठीक है, और यहाँ पे भी हम 7 करते रहे, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी पर जो महासागर है वो 5 महासागर है, कहाँ कहाँ व्यवस्थित है उसको भी हम लोग एक बार मैप बना करके देख लेते हैं। चलिए वर्ल्ड का मैप बनाते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका जो है, और ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना, और ये हो गया आपका फुल एशिया, ठीक है, ठीक है, और ये आपका अफ्रीका हो गया, और कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए इंडिया का पोर्शन है ये वाला, ठीक है ना, और ये आपका नीचे ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है। अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि महासागर जो है कहाँ कहाँ स्थित है, ठीक है ना। 5 महासागर है हमारे पूरे अर्थ पे, ठीक है ना। यहाँ प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, पैसिफिक ओशियन हम लोग बोलते हैं इसको। यहाँ भी है, देखिए जैसे कहने का मतलब हमारा पृथ्वी एक गेंद लीजिए और गेंद को चारों तरफ से ऐसे देखिए, ठीक है ना। जैसे गेंद क्या होता है, गोल होता है, ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी क्या है, पूरी तरीके से इस तरीके से गोल है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में ऐसे जा करके ज्वाइंट हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे जा करके ज्वाइंट हुए हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एक हमने गेंद लिया था और गेंद को काट करके उसको ऐसे पूरा सपाट कर दिया, उसको प्रेस करके पूरा सपाट कर दिया, तो पूरा सपाट करने के बाद यही चीजें निकल करके आई। चूंकि इधर वाला जो हिस्सा है और इधर वाला हिस्सा है, ये दोनों के दोनों हिस्से आपस में क्या है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये इधर भी ये प्रशांत महासागर हो जाएगा और इधर भी जो है प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है ना। और बीच में जो है अटलांटिक महासागर है जो कि यस आकृति का होता है, ठीक है ना।
इधर आर्कटिक महासागर और इधर अंटार्कटिक महासागर है, और यहाँ आपका हिंद महासागर हो जाएगा। तो मैं काउंट करके बता रहा हूँ, आपका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। देखिए प्रशांत महासागर, यहाँ पे पहला प्रशांत महासागर 1 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे आपका जो है 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ठीक है ना। तो ये 5 महासागर हैं जो कि पूरे पृथ्वी पे विद्यमान है, ठीक है ना। 7 नहीं है, 5 महासागर है, आपको ध्यान देना है। कहीं कहीं 7 कह देता है, लेकिन पूरी अच्छे तरीके से इसी जो महासागर है इन्हीं लोगों को क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। और डिवाइड करने के बाद इसी को 2 महासागर को और ऐड कर दिया गया है, पूर्वी महासागर, पश्चिमी महासागर, ऐसे करके ऐड कर दिया गया। तो जनरली अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास महासागर की संख्या कितनी है, 5 है। और वही यहाँ पे ऑप्शन है कि पृथ्वी पर कितने महासागर है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 महासागर हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज द मोस्ट सैटेलाइट, ठीक है ना। आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति। अब आप कहेंगे कि ये क्यों सही है भाई, बृहस्पति क्यों सही है, इसको देख लीजिए क्यों सही है। अभी तक हमने देखा कुछ दिन पहले तक ये जो आपका शनि था इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह थे, ठीक है ना। लेकिन इस समय वर्तमान के अगर हम लोग डाटा को उठा करके देखें तो फिर से बृहस्पति के पास कुछ और उपग्रह खोजे गए हैं, कुछ और सैटेलाइट खोजे गए हैं। यही कारण है कि पहले तो शनि था, लेकिन अब वर्तमान समय में कौन हो गया, अब वर्तमान समय में हो गया आपका बृहस्पति, ठीक है ना। तो बृहस्पति को आप इंग्लिश में याद रखेंगे जुपिटर, और हिंदी में याद रखेंगे बृहस्पति। आपका सैटर्न नहीं होने वाला है, सैटर्न को आप कर दीजिएगा, ये आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अब याद रखनी है किसको, बृहस्पति को। इसके पहले कौन था, शनि था। क्वेश्चन पूछ सकता है इसके पहले कौन था, तो शनि था, और वर्तमान में कौन है, तो आपका जुपिटर है। इसको आपको याद रखना है। पहले भी जुपिटर था, लेकिन बीच में सर्च हुआ था तो शनि आगे बढ़ गया था, फिर जुपिटर ने अपना स्थान बना लिया है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जुपिटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर चलने वाली पवनों को जाना जाता है। तो जो भूमध्य रेखा पर चलने वाली पवनें होती हैं उन्हें व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ट्रेड वाइंड्स जो होती हैं इन्हीं को हम लोग जानते हैं भूमध्य रेखा पर चलने के लिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भूमध्य रेखा आखिर है कहाँ। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, यह है हमारा अर्थ, ठीक है ना। और इस पे जो है सबसे बीच में एक रेखा गुजर रही है, यही रेखा जो होती है भूमध्य रेखा होती है, हिंदी में भूमध्य रेखा, ठीक है ना, ठीक है। और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इंग्लिश में इक्वेटर और हिंदी में भूमध्य रेखा, ठीक है ना। और यही होता है, यह है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। तो आपको जनरली ये चीज़ जानने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे व्यापारिक पवनें क्यों चलती हैं, क्योंकि जो सन हमारा होता है, ठीक है ना, ज़्यादातर उसका इफेक्ट कहाँ रहता है, इधर इसी रेखा पे रहता है, ठीक है ना। ज़्यादातर इफेक्ट कहाँ रहता है, इसी रेखा पर रहता है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेखा है। यहाँ पे जो वन होते हैं वो हरे भरे होते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं, जैसे चूँकि यहाँ का मौसम भी जो होता है वो लगभग सिमिलर होता है। जो यहाँ पे वन होते हैं वो हरे भरे होते हैं, यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जो वनें होती हैं सदाबहार टाइप की वन पाई जाती है। सदाबहार का मतलब हमेशा हरा भरा होना, ठीक है ना। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो कहाँ बहती हैं, भूमध्य रेखा पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेड वाइंड्स है, आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। इंग्लिश वाले भी ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा, ठीक है ना। सन क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, विच इज द मेन सेलेस्टियल बॉडीज ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये आपका सन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसके पीछे थोड़ा सा कारण देख लें। देखिए जो सोलर सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका है सन, और इसके बाद जो है प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। और ये जुपिटर, ऐसे छोटा छोटा करते चले जाए, ठीक है ना। अब ये जो है आपका सेंटर में होता है, और सभी के सभी इस तरीके से, ठीक है ना। चलो भाई, इस तरीके से ये क्या करती हैं, चक्कर लगाती हैं, ठीक है ना। और जब ये चक्कर लगाती हैं तो ये कहाँ है भाई, सेंटर में है। और आप
आपको मैं बता दूं कि ये जो होते हैं इन सबों को इनर प्लैनेट बोला जाता है और ये जो होते हैं इन सबों को आउटर प्लैनेट बोला जाता है। और ये सभी के सभी प्लैनेट जो होते हैं, जितनी भी एनर्जी होती है, चाहे लाइट होती है, वो सब के सब किससे प्राप्त करते हैं भाई? सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो जब सूर्य से प्राप्त करते हैं, सूर्य ही सबको सब कुछ दे रहा है, तो यही तो होगा भाई प्रधान, जिसे हम लोग कहेंगे क्या? मेन सेलेसियल बॉडीज, ठीक है ना, मेन सेलेसियल बॉडीज या फिर प्रधान आकाशीय पिंड। क्यों? क्योंकि यही सूर्य के द्वारा पूरे सोलर सिस्टम में प्रकाश, एनर्जी सब कुछ प्राप्त की जाती है। लाइट, एनर्जी, ऊर्जा, जो कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, वो सब के सब किससे प्राप्त की जा रही है? सन से प्राप्त की जा रही है। तो इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपका क्वेश्चन था सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन था? तो सूर्य हो गया। क्यों हो गया, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होने वाला है। सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित की गई। तो निहारिका परिकल्पना जो है लाप्लास महोदय के द्वारा क्या की गई थी? प्रतिपादित की गई थी, ठीक है ना। तो निहारिका परिकल्पना थी क्या? निहारिका परिकल्पना जो थी, नेबुला जिसे हम लोग बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि एक जो है इस तरीके से कुछ एक ऑब्जेक्ट था और उस ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से, उस ऑब्जेक्ट के फट जाने से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ था। और पृथ्वी के साथ साथ अन्य भी जितने भी ऑब्जेक्ट, जो भी खगोलीय पिंड कहते हैं, वो खगोलीय पिंड का निर्माण हुआ था इसी नेबुला के फट जाने के कारण से। तो इंग्लिश में जो है ये नेबुला बोला जाएगा इसको, इंग्लिश में नेबुला, और हिंदी में क्या बोला जाएगा? निहारिका, ठीक है ना। तो यही जो निहारिका थी, ठीक है ना, ये निहारिका किसी कारणवश, इसका ऑथेंटिक रीजन तो नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी कारणवश ये क्या होती है? फट जाती है। और इसके फट जाने के कारण फिर अलग अलग जो सेलेसियल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो सेलेसियल बॉडीज होती हैं, उनका निर्माण होता है। और इसी के कारण जो है पूरे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। और एक तरीके से पूरा सोलर सिस्टम अभी वर्तमान में जो विद्यमान है वो इसी ऑब्जेक्ट के कारण हुआ, जिसे हम लोग हिंदी में निहारिका बोलते हैं और इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको अभी भी कोई डाउट रह जा रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर से अगले वीडियो में उस जो भी आपकी डाउट्स होंगे उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लाप्लास महोदय ने निहारिका परिकल्पना दी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है ना। अल्फ्रेड वेगनर महोदय जो थे, ये जो है महाद्वीपीय परिकल्पना का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब महाद्वीपीय परिकल्पना का सिद्धांत क्या है भाई? महाद्वीपीय परिकल्पना का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि अभी भी जो हमारे अर्थ पे महाद्वीप हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, खिसक रहे हैं, ठीक है ना, खिसक रहे हैं। इसको कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं? देखिए, एशियन टाइम में बहुत पहले की अगर हम लोग बात करें तो आज जहाँ पे, जैसे अगर हम लोग बात करें अर्थ की, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हिमालय पर्वत की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्लियर कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे थोड़ा सा हम लोग बना लें इंडिया का मैप, उसके बाद हम बताते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। हम ये इंडिया का मैप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका, यहाँ पे इस एरिया पे, ठीक है ना, इस एरिया पे आपका क्या है? इस एरिया पे आपका है हिमालय पर्वत, ठीक है ना। ये जो हिमालय पर्वत है आज वर्तमान समय में यहाँ पे हिमालय है, किसी समय पे यहाँ पे टेथिस सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? टेथिस सागर, ठीक है ना। जब यहाँ पे टेथिस सागर हुआ करता था तो क्या था कि यहाँ पे अंगारा लैंड और यहाँ पे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड क्या करती हैं? जाकर के आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। टकराने के बाद ये दोनों अपनी अपनी तरफ से क्या करती हैं? फोर्स लगाती हैं। फोर्स लगाने के बाद यहाँ पर जो है, जो नीचे की मलबा थी, ऐसा माना जाता है, देखिए जो ये प्लेटें होती हैं पृथ्वी के अंदर जो होती हैं, ये प्लेटें होती हैं, ये दोनों आपस में क्या करती हैं? एक दूसरे के पास जाती हैं या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं। भाई अगर इधर से कोई जाएगा तो फिर दूर जाए करके कहीं ना कहीं उससे टकराएगा, कहीं ना कहीं तो टकराएगा। तो ये जा करके क्या हुआ कि एक दूसरे से
टकराए और यहाँ से नीचे से फिर वो जितने भी मलबे थे वो निकल करके हिमालय पर्वत के रूप में आ गए। और यही कारण है कि हिमालय पर्वत जो है उसको नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसकी अभी भी लंबाई चौड़ाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना। तो एक चीज समझिए कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत यही होता है, और इसका जो है सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था, अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है ना। भौतिक भूगोल हो जाएगा और मानव भूगोल हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ बात करें, ये भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है ना। कौन सी है प्रमुख शाखाएं, भौतिक और मानव। ठीक है ना। मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग मानव की सारी क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, जैसे मानव की अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है ना। अर्थव्यवस्था और मानव का जो क्रियाकलाप, ठीक है, और मानव की क्रियाकलाप के साथ साथ मानव से संबंधित उसका सामाजिक प्रभाव कैसा है, आर्थिक प्रभाव कैसा है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और भौतिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे